जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जो कि बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित है। ये टॉपिक क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि जो समावेशी शिक्षा पर आधारित आपका टॉपिक है, वो आपके बीएड, डीएलएड और अन्य सभी प्रकार की वैकेंसियों में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बीएड सेकेंड ईयर को हम मद्देनजर रखते हुए ये क्लास लाए हैं। तो आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्वेश्चन उठा रहे हैं सरकारी योजना और प्रावधान, यानी कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सरकारी योजनाएं हैं इंडिया के अंदर और जो प्रावधान है सरकारी स्कूल खोलने के लिए, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल खोलने के लिए, समावेशी स्कूल खोलने के लिए जो जो प्रावधान है, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर में, अन्य यूनिवर्सिटियों में भी ये टॉपिक उठाया गया है और ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो क्लास नंबर 5, इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। पहली कक्षाओं में हमने चर्चा की है कि समावेशी शिक्षा, जैसे कि हमने बताया, सामान्य और विशिष्ट बालकों को मिलाकर एक साथ एक छत के नीचे जब हम पढ़ाते हैं एक ही सिस्टम के तहत, तो वो एक तरीके की समावेशी शिक्षा है। उसमें भी हमने देखा कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, सामान्य बालक कौन से होते हैं, आपके जो दृष्टिबाधित बालक कैसे होते हैं, या उन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के इस प्रश्न के अंतर्गत जो पॉइंट बन सकते हैं वो हो सकते हैं आपके नंबर 1, सरकारी योजनाओं पर हम जो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और समावेशी स्कूल बनाने में जो प्रावधान है या जो नियम लगते हैं या जो प्रविधियां हैं या जो भी चीजें हैं, दिशा निर्देश हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। उसमें भी 3 पॉइंटों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। स्थान और आंतरिक डिजाइन किस प्रकार का होना चाहिए, फर्नीचर और अन्य स्थिर इकाइयां कैसी होनी चाहिए, और विशेष चिकित्सा उपकरण कैसे होने चाहिए। तो इन पर मुख्य रूप से हम फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर 2 नंबर के ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन पर हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरकारी योजना, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सरकारी योजनाएं हैं या जिन योजनाओं का महत्व रहा है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है एक आपका। उसके बाद आपका दूसरा जो है सरकारी योजना वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के दिशा निर्देश और समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में समावेशी शिक्षा की नींव की स्थापना की है। यानी कि जो आपका राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा का अधिकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, और समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान में नहीं कि हमें सबको पढ़ाना है, सबको बढ़ाना है, इस अभियान के तहत जो है समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी है। इन 2 अधिनियमों ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले और वे मुख्यतः से स्कूली व्यवस्था में शामिल हो। यानी कि एक तो हमारा राइट टू एजुकेशन के तहत हमारा जो अधिकार निकल कर आता है वो आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और आपका समग्र शिक्षा अभियान। इन दोनों जो नियम है, जो योजनाएं हैं, ये योजना तभी पूरी हो सकती है सरकार की जब हम सब बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाएं और उनका विकास करें। जैसे कि सामान्य बच्चे होते हैं, उसी प्रकार के आपके विशिष्ट बच्चे होते हैं। विशिष्ट बच्चों में आपके हो सकते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हो सकते हैं, दृष्टि के रूप से कमजोर बच्चे हो सकते हैं, आपके कान श्रवण बाधित हो सकते हैं, या जो आप बोलने में असक्षम बच्चे हैं। तो इस तरीके के जो भी विशिष्ट बालक हैं या जो सामान्य से अलग हैं, वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। उन सबको एक साथ पढ़ाने का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया है वो शिक्षा के दिव्यांगजन अधिकार यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और समग्र शिक्षा अभियान जो आया, उसको पूरा करने के लिए जो है समावेशी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी या जरूरत पड़ी इसकी। तो ऐसे कई कारक हैं जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल के लिए परिवहन तक पहुंच ना होना। यानी कि दिव्यांगजन बच्चों की जो सबसे बड़ी बाधा है स्कूल तक ना पहुंचना, परिवहन की सुविधा ना होना उनके लिए, क्योंकि दिव्यांगन बच्चों के लिए जो है जो शारीरिक रूप से उनके पैर सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, उनका शरीर सही से काम नहीं करता है, तो उनको परिवहन तक या उनके लिए परिवहन कैसे मुहैया कराया जाए, तो इस पर विशेष बल दिया गया। स्कूल में प्रवेश से मना करना, यानी कुछ संस्थान क्या करते थे, अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए पहले दिव्यांग बच्चों को या जो आपके विशिष्ट बालक है उन बालकों को जो है अपने स्कूल में प्रवेश देने से मना कर देते थे। और साथ ही साथ इन सुविधाओं जैसे पानी पीने का, मध्याह्न भोजन के स्थान पर शौचालय तक पहुंचना होना, यानी पहले क्या होता था, बच्चों को जो है सामान्य बच्चों के लिए पानी पीने के लिए जो है व्यवस्था होती थी, लेकिन जो है दिव्यांगन बच्चों के लिए पानी पीने के लिए उनके अनुसार जो है वहां पर पानी की व्यवस्था की गई, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई।
ऐसे शौचालय बनाए गए जहां पर वो शौचालय में जाने में आसानी हो दिव्यांगजन बच्चों को, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं वो वहां तक पहुंच सके। उचित फर्नीचर का उपयोग करना, फिसलन वाले फर्श बनाने यानी कि रैंप बनाना प्रत्येक स्कूल में, और पर्याप्त रोशनी पे हवा की कमी ना हो कमरों में। इस तरीके से जो है समावेशी स्कूलों के लिए डिजाइन किया गया। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसीलिए उन सभी मुद्दों का सामना करना महत्वपूर्ण था जो स्कूल में बच्चों के समावेशन के लिए बाध्यता उत्पन्न कर रहे थे। यानी कि जो मुद्दे जो बच्चों के का समायोजन नहीं कर पा रहे थे, विशिष्ट बालकों को नहीं पढ़ा पा रहे थे स्कूल में, या विशिष्ट बालकों को परेशानी हो रही थी, तो उन सब मुद्दों को जो है हमने समझा, उन पर जो है विमर्श किया, और जो समावेशी शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई संस्थाओं द्वारा दिशा में काम चलाए हैं। जैसे आपका है सामर्थ्यम ने क्या करा, एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन चलाई है, और यूनिसेफ ने जो चलाई है आपका मेकिंग स्कूल एंड एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसेबल, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में को सुलभ बनाया है यूनिसेफ ने। और CDS का वाटर सैनिटाइजन और हाइजीन कार्यक्रम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बाधा रहित वातावरण के लिए निर्देशों और स्थानों के मानक। तो ये सब चीजें जो हैं भारत सरकार ने चलाई हैं दिव्यांगजन बच्चों या जो भी किसी तरीके से अक्षम बच्चे हैं उन्हें जो है सामान्य स्कूलों तक लाने के लिए, यानी कि समावेशी शिक्षा को या समावेशी स्कूलों को, जिससे कि हम इम्प्रोवाइज कर सके, इन चीजों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं। अब देखिए, एक समावेशी स्कूल के लिए या एक इंक्लूसिव स्कूल के लिए जो है क्या क्या चीज जरूरी है, उसे बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान उपयोगी हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है आपका स्थान और आंतरिक डिजाइन। देखिए, स्कूल में उपलब्ध जगह और आंतरिक जो डिजाइन होता है उसे आंतरिक डिजाइन को बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, इन सामान्य बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होगा आपका स्थान और जगह। हमें सबसे पहले स्थान और जगह का ध्यान रखना है। उसमें भी क्या पॉइंट आते हैं आपके, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों के लिए दिलचस्प, रुचि, उचित और चुनौतीपूर्ण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक यानी कि इंडोर और बाह्य यानी कि आउटडोर वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आंतरिक यानी कि इंडोर से क्या मतलब हुआ, जैसे कि अंदर कक्षा के अंदर कैसा वातावरण है या क्लास के अंदर कैसा वातावरण है, या स्कूल में जो बाह्य वातावरण है, आउटडोर वातावरण है आसपास का स्कूल के, तो वो कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए दिव्यांगजन बच्चों के हिसाब से भी। खेलने के लिए उचित स्थान रखा जाना चाहिए। यह इतना बड़ा होना चाहिए कि यहां बच्चा अपनी आय और विकास के आधार पर स्वतंत्र गतिविधियां कर सके। यानी कि खेलने के लिए भी जो है स्कूल के अंदर जो है उचित जगह होनी चाहिए जहां पर हर बच्चा अपने हिसाब से अपनी खेल की गतिविधियों को निभा सके, यानी कि गतिविधियां कर सके। अगला पॉइंट क्या रख सकते हैं जगह के लिए, खेलने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए। साथ ही यह भी संभावित खतरनाक वस्तु और सामग्रियों के क्रियाकलापों के विचारों या आलोचनाओं से मुक्त होनी चाहिए। यानी कि जो खेलने की जगह वो सुरक्षित हो, और वो जो है वहां जहां बच्चे खेल रहे हैं या जहां क्रियाकलाप कर रहे हैं तो वहां पर जो है कोई खतरा उत्पन्न ना हो, या खतरनाक वस्तु ना हो, या खतरनाक सामग्री वहां पर ना हो जो बच्चों को हार्म पहुंचा दे, यानी कि जो बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां खोज और जांच कर सके, जहां बच्चे खेल खेल में जो नई नई चीजों को खोजें और जांच करें, यानी कि अपना ज्ञान वो खेल खेल में बढ़ा सके, खेल खेल में वो अपने अध्ययन को आगे कर सकें। अगला जो पॉइंट आता है जगह के लेकर, कक्षा में अकेले काम करने के लिए एक शांत और विचार करने के लिए कोना होना चाहिए जो बच्चों के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार का स्थान बच्चों को स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अवसर देने के लिए एक सुरक्षित आधार देता है जहां वे जब चाहे आकर काम कर सकें। यानी कि कक्षा में या स्कूल में एक ऐसा भी कोना होना चाहिए बच्चों के लिए जहां बच्चे शांत मन से बैठकर अपने जो भी कार्य हैं, जो भी वो सोच रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, वो अपने बारे में स्वतंत्रता से यानी कि बिना किसी की रोक टोक के वो जो है अपना आकलन कर सकें, या जो भी उन्हें गतिविधियां करनी है वो कर सकें। इसके बाद आता है रंग और प्रकाश। अब देखिए, स्कूल के अंदर या कक्षाओं के अंदर रंग और प्रकाश कैसा होना चाहिए। स्कूल और कक्षा में उचित रंग और प्रकाश की व्यवस्था अधिक प्रेरणा और कम प्रेरणा के बीच का एक सही संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी कक्षा में यदि रंग अच्छा है
और प्रकाश अच्छा है तो वहां पर जो है प्रेरणा पर फर्क पड़ता है, बच्चे को प्रेरणा मिलती है। किसी कहीं बच्चे को छोड़िए, आप बड़े को भी देख लीजिए, जहां पर कमरे का रंग डेकोरेशन अच्छी होती है, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होती है, तो वहां पर मन अच्छा लगता है किसी भी काम के लिए। इसी प्रकार स्कूल में भी यदि डेकोरेशन और रंग बच्चे के अकॉर्डिंग होंगे, बच्चे की उम्र के या बच्चे के क्लास के अकॉर्डिंग होंगे वहां पर, तो वो बच्चे को जो है एक प्रेरणा मिलती है सीखने के लिए। इसमें पहला पॉइंट क्या है, शोध के अनुसार प्राथमिक और पक्के गाढ़े रंग चंचलता और सकारात्मकता को बढ़ा देते हैं, जो प्राथमिक स्कूल के वातावरण के लिए उपयोगी है। यानी जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, जो प्राथमिक बच्चों का स्कूल है, तो उनके लिए जो है कमरों में गाढ़े और पक्के रंग बनाने चाहिए, जो कि बच्चे की चंचलता को और सकारात्मकता को जो है बढ़ाते हैं। इसी क्रम में दूसरी ओर हल्के रंग उच्च प्राथमिकता और हाई स्कूल के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि ये रंग एकाग्रता को बढ़ाते हैं और इस उम्र में के विद्यार्थी को चिंता और व्याकुलता के भावों को दूर करने में यह मदद करते हैं। इस प्रकार रंग का और प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद आता है आपका फर्नीचर कैसा होना चाहिए आपका समावेशी स्कूल का। तो समावेशी स्कूल का फर्नीचर में सबसे पहले पॉइंट देखते हैं डेस्क और बेंच। इसके बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक डेस्क अधिक से अधिक 2-3 बच्चे उपयोग करते हैं और सहायक उपकरण का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान है या नहीं है उस डेस्क पर। इस तरीके से डेस्क बनानी चाहिए। टेबल वर्क बेंच एक व्हील चेयर के उपयोग हेतु घुटनों और फुट रेस के लिए स्पष्ट जगह होनी चाहिए। यानी कि जो टेबल बना रहे हैं आप या वर्क बेंच बना रहे हैं, तो उसमें एक इस प्रकार से स्पेस होना चाहिए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी व्हील चेयर वहां पर फिट हो सके, और जो उनकी फुट रेस है या जो भी उनके घुटने हैं, यानी कि उन वहां पर वो आसानी से एडजस्ट कर सकें। इस तरीके की टेबल और बेंच बनानी चाहिए। चकाचौंध से बचने के लिए टेबल की सतहों पर मेटल फिनिशर के साथ हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो टेबल है बच्चों की, तो वहां पर जो है बच्चों को चकाचौंध ना लगे उस टेबल से, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उन्हें चकाचौंध लगेगी तो उनको जो आंखों से अपनी किताब को वो सही से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो है टेबलों पर भी जो है ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि चकाचौंध ना लगे बच्चों को। और कुछ डेस्क और बेंच कुर्सियों को अलग किया जा सके ताकि सहायक उपकरणों का उपयोग करने के लिए बच्चे डेस्क से आसानी से आगे पीछे कर सकें। यानी कुछ बेंच क्लास के अंदर ऐसी होनी चाहिए, कुछ डेस्क या कुछ कुर्सियां ऐसी होनी चाहिए जो कि उन्हें अलग अलग किया जा सके, यानी फ्लेक्सिबल हो, उन्हें हटाया बढ़ाया जा सके, जिससे कि उनके जो भी सहायक उपकरण हैं, यानी कोई बच्चा दृष्टिहीन है तो वो अपनी छड़ी ला सके, कोई दिव्यांगन बच्चा है तो वो अपनी जो भी बैसाखी है या जो भी व्हील चेयर है वो उसे आसानी से वहां पर फिट कर सके। इसके बाद और पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, विशेष रूप से लोकोमोटर दिव्यांगता के बच्चों के लिए डेस्क में बदलाव कर उसमें नीचे की ओर एक शेल्फ या सामान रखने का स्थान बनाना चाहिए ताकि वे आसानी से अपना बैग रख सकें। यह बेंच कुर्सी का केवल बैठने के लिए प्रभावी उपयोग से भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि जो दिव्यांग बच्चों में भी जो मतलब कि विकलांग रूप होते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है हमें इस तरीके की डेस्क बनानी चाहिए जहां पर वो अपने जो उपकरण है या अपने बैग हैं, अपने सामानों को आसानी से वहां पर एडजस्ट कर सकें, जो उनकी पहुंच में हो, आसानी से जो व्यवस्था हो वो उसे यूज कर सकें। बच्चों के साइज ऊंचाई के अनुसार कम से कम कुछ सीटों और डेस्कों की ऊंचाई में बदलाव किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ सीटें कुछ ऊंचाई और उनकी जो है चौड़ाई नीचाई जो है बच्चों के हिसाब से रखने चाहिए। यानी एक ही ऊंचाई की सीटें पूरी क्लास में नहीं होनी चाहिए, कुछ छोटी बड़ी सीटें भी क्लास के अंदर बनानी चाहिए। डेस्क बेंच के किनारे नुकीले नहीं होने चाहिए। जो डेस्क के या बेंच का जो किनारा होता है उसको जो है नुकीले ना करके उसके राउंड शेप बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे घायल ना हो सके। जो कम दृष्टिबाधित होते हैं, जिनके शरीर में मतलब कि कोई विकलांगता है, या कोई बच्चा जो सक्षम है या सामान्य बच्चा भी नुकीले सिरे से चोट खा सकता है, यानी कि उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। अब खिड़कियां कैसी होनी चाहिए, खिड़कियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट, खिड़कियां गलियारों में न खुलकर कक्षा के अंदर खुलनी चाहिए, दूसरे कमरों में खुलनी चाहिए, ताकि गलियारों में चलने वाले को कोई बाधा ना हो। यानी कि जो भी खिड़कियां हैं कमरों की या क्लासों की, वो खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए कि वो अंदर की तरफ खुलें, यानी कि अंदर कमरे में खुले, क्लास में खुले, ना कि बाहर को खुले, ताकि जो गैलरी बनी हुई है तो उसमें आने जाने वाले बच्चों को उससे कोई दुर्घटना हो या उससे कोई चोट लग जाए या कोई बाधा उत्पन्न हो। मान लीजिए किसी बच्चे ने खिड़की बाहर खोल रखी है और जिसे कम दिखता है, गलियारे में रोशनी पर्याप्त नहीं है किसी कारणवश,
तो वो वहां पर दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को दुर्घटना से बचाने के लिए खिड़कियां हमेशा अंदर की तरफ खुलने वाली बनानी चाहिए। चमकने वाली वस्तुओं और खिड़कियों में चकाचौंध को ब्लाइंड या पर्दों के उपयोग से कम कर देना चाहिए। इन्हें बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो खिड़कियां हैं जिससे कि खिड़कियों पर चमक ना पड़े या खिड़कियों से चकाचौंध न लगे, तो उन पर आप पर्दे लगा सकते हैं और जो भी सुविधा अनुसार वहां से चमक को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है, इसमें आता है बोर्ड। अब बोर्ड किस प्रकार का होना चाहिए समावेशी स्कूल में, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल में आप बोर्ड किस प्रकार का यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट, सबसे मुख्य पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड के बजाय हमें हरे रंग का बोर्ड प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड की तुलना में कम कंट्रास्ट होने के कारण कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए हरे बोर्ड से पढ़ना आसान होता है। यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है उसकी अपेक्षा आप हरा बोर्ड यूज करेंगे तो जो कम, जिनकी दृष्टि कम है या जिनकी नजर कम है, तो उन्हें हरे बोर्ड पर आसानी से दिखाई देगा। हरे बोर्ड की ऊंचाई को बच्चों के अनुकूल 500 मिलीमीटर किया जाना चाहिए, यानी कि फर्श से जो है, और बोर्ड का जो निचला क्रम है, यानी कि फर्श का ये आपका क्रम है, ये फर्श है आपका, और ये जो है बोर्ड का निचला क्रम है, तो इनके बीच की दूरी जो है 500 मिलीमीटर होनी चाहिए। और बोर्ड पर किसी भी दिशा से प्रकाश परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि बोर्ड पे कहीं से भी इस प्रकार से प्रकाश ना पड़े कि जो जब वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ जो है बच्चे को स्पष्ट दिखाई ना दे, यानी कि वहां पर रिफ्लेक्शन ना होना चाहिए प्रकाश का। बोर्ड पर लिखने के लिए उचित क्वालिटी की चाक का प्रयोग करना चाहिए, यानी चौक या जो भी मार्कर आप यूज कर रहे हैं वो स्पष्ट दिखे बच्चे को लिखा हुआ बोर्ड पर, और वो किसी तरीके की कोई आवाज ना निकाले, यानी कि चौक या चौक या आपका जो भी आपका पॉइंटर है या जो भी आपका मार्कर है वो किसी भी तरीके के बोर्ड पे लिखते हैं टक टक या टिक टिक की आवाज ना करे। इसके बाद देखते हैं दरवाजे। दरवाजों क्या होता है, कक्षा, हॉल, कैंटीन, शौचालय, पेंट्री, प्रयोगशाला, अन्य क्षेत्रों के दरवाजे न्यूनतम 900 मिलीमीटर का स्पष्ट रास्ता दें, यानी कि वहां पर जो है स्पष्ट रास्ता होना चाहिए 900 मिलीमीटर का। और दरवाजे पर फर्श से 850 से 1100 मिलीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि दरवाजे की जो ऊंचाई है ऊपर से नीचे की तरफ वो कम से कम 850 से 1100 मीटर हो ऊंचाई उसकी, और चौड़ाई जो है आपकी 900 मिलीमीटर होनी चाहिए। लीवर युक्त ताले और पाइप युक्त जो है डी हैंडल लगाने चाहिए, और दरवाजों के रंग उनके पास की दीवारों से अलग होने चाहिए। मान ली दीवारों पर जो रंग है तो दरवाजों के रंग जो है उससे अलग होने चाहिए, ताकि दरवाजे की पहचान जो है दृष्टिहीन बालक या जो दिव्यांगन बालक हैं वो आसानी से कर सकें। उन्हें खोलने के लिए जो है 22 यानी 22 इंच से अधिक का बल नहीं लगना चाहिए, यानी कि वो दरवाजे आसानी से खुल जाएं। ये नहीं कि उसे जो है कोई कमजोर शरीर का बच्चा या कमजोर बच्चा या सामान्य बच्चा भी आसानी से नहीं खोल पा रहा है, तो दरवाजे आसानी से खुलने और बंद होने चाहिए। दरवाजों के बारे में और कुछ जो मुख्य पॉइंट है जो कि सरकार ने नियुक्त किए हैं, तो यहां से आप इस चीज को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपका विशेष चिकित्सा या उपकरण। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट आपका श्रवण बाधित बच्चों के लिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आपात स्थिति के लिए दृश्य अलार्म होना चाहिए, यानी कि विजुअल अलार्म होना चाहिए आपातकाल स्थिति के लिए। जैसे कि कोई अलार्म बज रहा है तो उसमें एक लाइट भी होनी चाहिए, ताकि आप जो जिन बच्चों को आवाज कम आती है तो उस लाइट को देखकर, उस दृश्य अलार्म को देखकर वो भी समझ जाए कि कोई खतरा है। आवाज के साथ साथ उसके अंदर जो है लाइट भी जलनी चाहिए। सूचना, जानकारी, संकेत, यानी दिशा के संकेत सही होने चाहिए। जो भी सूचनाएं लिखी हुई हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, वो सही और सही तरीके से होनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से लिखे हों, स्पष्ट रूप से वो संकेत बने हुए हों, कि जिससे कि सभी बच्चे उसे आसानी से समझ जाएं। प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में क्या होता है, कक्षा, ऑडिटोरियम, सभागार या हॉल आदि में प्रकाश का उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि हर किसी को लेकर वहां पर जो भी आपके दृष्टिहीन बच्चे हैं, यानी कि जिन्हें दृष्टि कमजोर है जिनकी, या जो बच्चे सामान्य हैं, सबके हिसाब से प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा के दुभाषीय होने चाहिए, यानी कि क्लास के अंदर जो सांकेतिक भाषा समझ सके ऐसे उस स्कूल के अंदर दुभाषीय भी होने चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा इशारों से कोई बात बता रहा है तो उस बात को वो समझे, और कोई बच्चा सुनने में सक्षम है, यानी कि श्रवण बाधित है, यानी उसे आवाज नहीं आती, तो उसे जो है हम बोलकर तो कुछ समझा नहीं सकते, तो हम उसे संकेतों के माध्यम से उसे बता सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है दृष्टिबाधित बालक के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो देखने वाले में जो
कमजोर होते हैं, तो टेक्सटाइल ब्लॉक होने चाहिए इनके लिए, और फोटो ल्यूमिनेशन पथ प्रदर्शक व्यवस्था होनी चाहिए, रेलिंग होनी चाहिए, अलग अलग रंगों का प्रयोग होना चाहिए, टेक्सटाइल पठन के लिए उभरे हुए अक्षर और ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए, और बड़े आकार के फाउंट की सामग्री होनी चाहिए, यानी कोई भी सामग्री हो तो उस पर फाउंट यानी कि जो अक्षर लिखे हुए हैं वो बड़े शब्दों में लिखे हुए होने चाहिए। अब आता है आपका पॉइंट नंबर 3। अब इसमें देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि कान रक्षक ध्वनि की विशेष आवृत्ति को रोकने के लिए और बच्चों को ऐसे वातावरण तक पहुंच बनाने के लिए मदद करना जिसके प्रति वे संवेदनशील हो सके, यानी कि कान रक्षक जो यंत्र आते हैं, यानी कानों में अधिक ध्वनि से वो प्रभावित ना हो, तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कंपन कुशन या खिलौने ये अति संवेदनशील विद्यार्थियों की मदद कर सकें। उदाहरण के लिए ऐसे बच्चे जो आराम पाने के लिए बड़ों के हाथ या पैर खींचने के अपने चेहरे पर रख लेते हैं, तो उनके लिए जो है ये कंपन कुशन या खिलौने होने चाहिए। और भारी कंबल या गोद में रखने वाले भार होने चाहिए, अलग अलग आकार के और अलग अलग आकृति का एक भारी तकिया कुशन जो बच्चों की गोद में आ सके, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। ये कुछ बच्चों द्वारा चाहा गया दबाव सुरक्षित रूप से प्रदान करते हैं। और जिम गेंद यानी कि ये गेंद किसी बच्चे को स्वयं और स्वतंत्र रूप से बाउंसिंग गतिविधियां करने में सक्षम बनाती है। ये बच्चे चाहते हैं कि कोई वयस्क उनके साथ ऐसी गतिविधियां करें कि एक वयस्क उन्हें पकड़े और उन्हें ऊपर नीचे करे। और अन्य क्या क्या बातें हो सकती हैं आपकी, सबसे पहला पॉइंट है आपका, और जो इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हम ला सकते हैं या समावेशी कक्षा को उससे और बढ़िया बना सकते हैं। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए खेलने वाली मिट्टी या फाइन मोटर किट का उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें मोती पिरोना, चिमटी गतिविधियां, काटना और चिपकाना, नट और बोल्ट और निर्माण की गतिविधियों की सामग्री शामिल है। अब यहां पर फाइन मोटर स्किल बात आई है। फाइन मोटर मतलब होता है जो बारीक काम होते हैं, यानी कि जैसे हम पेंसिल चला रहे हैं, पेंसिल चलाना या कोई बारीक काम करना, कोई जो तो बहुत है आपके फाइन मोटर स्किल होती हैं, तो उन्हें डेवलप करने के लिए बच्चों से मोतिया पिरवाना, चिमटी से कुछ गतिविधियां करवाना, चिमटी या कुछ चीज कटवाना, चिपकवाना, कटवा के नट बोल्ट कसवाना, छोटे छोटे पेच लगवाना, तो ये सब क्या होंगे, बच्चे की फाइन मोटर स्किल को डेवलप करती हैं, यानी कि जो छोटे गतिविधियां हैं तो वो जो है कर सकता है। इसके बाद आपका आता है प्रत्येक कक्षा में बीन बैंग एक शांत कोना होना चाहिए, ताकि बच्चे जब भी अभिभूत महसूस करें या शांत होने की आवश्यकता हो तो उस पर जाकर बैठ जाएं। यानी कि एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां पर बच्चे शांति से बैठ सकें। जब बच्चा थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा थक जाए या बच्चे को लगे कि उसे शांत वातावरण चाहिए, तो वो जाकर वहां पर बैठकर अपने आप को शांत कर सके। इसके बाद आता है स्ट्रेचर बैंड या थेराबैंड, जिससे बच्चे लिखना शुरू करने पहले वार्म अप करने में या पकड़ना और खींच सकें। यानी कि कोई भी चीज लिखना पढ़ना सिखाने से पहले बच्चों को वार्म अप करवाने के लिए स्ट्रेचर बैंड होते हैं और थेराबैंड होते हैं, जिससे कि बालक जब लिखता है तो उसको जो है सही से एक ग्रिप मिल जाती है, पकड़ सकता है। इसके बाद ग्रिप उन बच्चों के लिए जिन्हें पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है, यानी कि ग्रिप क्या होती है, ग्रिप से क्या होता है, हम किसी भी चीज को सही से पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ पेन के ऊपर भी ग्रिप आती है, क्योंकि वो उस पर जो अक्षम बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, तो उनसे पेन सही से नहीं पकड़ा जाता, तो उनके लिए ग्रिप वाला पेन आप यूज कर सकते हैं। हुला हुप्स के बारे में देखते हैं। कक्षा में विभिन्न सकल मोटर गतिविधियों बनाने के लिए होता है। यानी हुला हुप्स क्या हुआ, एक ऐसी गतिविधि है जिसमें सकल मोटर यानी कि जो आपके एक फाइन स्किल होती है, एक जो होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल होती है। यानी कि ग्रोस मोटर जो बड़ी बड़ी चीजें पकड़ सके बच्चा आसानी से, यानी कि गेंद पकड़ना या किसी हाथ से किसी वस्तु को पकड़ना, ये गतिविधियां करवाने के जो है हुला हुप से एक तरीके की एक प्रैक्टिस होती है। उसमें जो है बच्चे की जो ग्रोस मोटर स्किल है उन्हें बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उन्हें करने के लिए जो है बच्चे को जो पीछे पॉइंट में हमने बताया था कि रबड़ खींचना या पॉइंट छोटे छोटे चिमटियों से काम करवाना, छोटे नट बोल्ट करवाना, पेच कसवाना, कटिंग करवाना या स्टिकर चिपकवाना, इस तरीके से जो है फाइन मोटर स्किल्स होती है, जिससे वो आराम से पतला बारीकी से कोई भी लिख पढ़ सकता है। और हुला हुप्स जैसी गतिविधियों से उसकी जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, यानी कि जो बड़ी चीजें बड़े मसल्स उसके मजबूत हों, तो उन चीजों को एक्टिव किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमने देखा कि आज की कक्षा में हमने बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत ये टॉपिक लाए थे, क्रिएटिंग
एंड इंक्लूसिव स्कूल से संबंधित ये टॉपिक था आपका। यहाँ पर सरकारी योजनाएं और जो भी प्रावधान है एक समावेशी स्कूल यानी कि इंक्लूसिव स्कूल को बनाने के लिए जो यूज किए जाते हैं या जो दिशा निर्देश है उन पर चर्चा की है। यहां से इन पॉइंटों से आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। यहां से आप छोटे क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, जैसे सी टेट में कई बार पूछा गया है तो ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं और आपकी फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, इस तरीके की क्लास में लाता रहूंगा। यदि आप इन क्लासों को शेयर और लाइक करते हैं तो आपके लिए ये क्लासें हमेशा चलती रहेंगी। आपका जो लाइक होता है, आपका जो शेयर होता है, जो आपका सब्सक्राइब होता है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। हम इसी तरीके से प्रयास करते हैं। निःशुल्क कक्षाएं हैं बीएड के लिए और बीएड वाले बच्चों के लिए जो है अब जो है इम्तिहान की घड़ी आ गई है, तो आप रिवीजन बतौर इन कक्षाओं को ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।